Good afternoon, all of you. Hope all of you are fine. Students, today we are going to progress in our chapter electricity. So the new topic which I am going to start today is uh, how to get a continuous flow of electric current. During the last session we have studied that what is electric current. Electric current क्या होता है? The flow of charge inside a conductor, है ना? A flow of charge inside a conductor per unit time, है ना? Per unit time is called electric current, represented by I, represented by I, and charge Q by T, which is called coulomb per second, or this is called in other way, both the units are same, but SI unit is ampere, है ना? Electric current denoted by I. What is electric current? Flow of charge per unit time. Charge का unit coulomb, time का unit second, coulomb per second, and this coulomb per second is represented as ampere, which is the SI unit of करंट. ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. अब ना ये क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट. किसी कंडक्टर में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे. इसके लिए ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे. फॉर एग्जाम्पल उसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके घर में करंट कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो करेगा तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो कंटिन्यूअसली कैन नॉट वर्क, दे कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली. ठीक है, सो फॉर वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस there is need of constant supply or continuous supply of electrical energy. For this continuous supply of electrical energy, the conducting wire inside the house must flow certain quantity of current or charge in a continuous manner. So how it is possible to make a current flow inside a inside a conductor for in a कंटिन्यूअस वे. किसी कंडक्टर में करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो तय है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी भी मेटल वायर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो में नहीं होता है, वो स्टेशनरी नहीं होता है ना. कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, बट अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट under the influence of a fixed potential difference, the charge of that conductor, the electrons of that conductor will not move in a continuous way. वैसे ही जब कंडक्टर किसी एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ज्वाइन कर दिया जाए, किसी मान लीजिए ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, जब तक इसको हम किसी एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में नहीं रखेंगे, इस कंडक्टर के इस एंड और इस एंड के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये मोशन में नहीं रहेगा. ये मोशन में जा सकता है लेकिन अभी नहीं है, दे आर इन अ स्टेशनरी स्टेट. जैसे ही इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम लोग एक सर्किट के अंदर डाल दें और उस सर्किट के दोनों एंड्स को, मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो एक सर्किट है, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरा जो हेड है वो एक सेल है, एक बैटरी है ना. तो जब तक इस कंडक्टर को इस क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में नहीं डालेंगे, इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, वो फ्लो नहीं करेगा. जैसे ही इसके दोनों एंड्स को हम एक सर्किट में कनेक्ट कर दिए और ये दोनों एंड ऑफ कंडक्टर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई हेड विच इज द बैटरी और सेल. इस बैटरी और सेल के इन्फ्लुएंस में आते ही, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फिक्स होता है, किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जिसने आप कोई भी मार्केट से अगर बैटरी खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट,
1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे करके आप खरीदिएगा तो ड्राई सेल नहीं मार्केट में मिलता है, पेंसिल बैटरी या जो जो बड़ा बड़ा बैटरी सब भी मिलता है ना, उसका ना पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फिक्स होता है। तो क्योंकि उस बैटरी के दोनों एंड्स, उस बैटरी के जैसे यहाँ पे मैंने भी डायग्राम में बनाया है, एक बैटरी का जो दोनों एंड है, इस दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है विच इज 1.5 वोल्ट। ये डायग्राम आपके बुक में भी बनाया हुआ है ना। तो जैसे ही ये कंडक्टर इस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में आएगा, इस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है जो कि चार्ज है, ये फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ये कंडक्टर इस सर्किट का पार्ट रहेगा। जैसे ही सर्किट से इसको तोड़ दिए, नाउ द electrons inside this conductor is no more in motion, they are not flowing, and hence to get the continuous flow of charge inside a conductor, that conductor must be a part of a circuit in which that circuit is under the influence of a fixed potential difference। जब कोई कंडक्टर एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस का इन्फ्लुएंस में सर्किट का पार्ट होता है, तब तक उस कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट होता रहेगा। जैसे ही वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये इसका एक एंड जो है वो सर्किट से बाहर हो गया। अब इस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है अब वो मोशन में नहीं रहेगा। तो टू गेट a continuous flow of electric current, to get a continuous flow of electric current inside a conductor, that conductor must be a part of a circuit or closed circuit in which that closed circuit is under the influence of a fixed potential difference, which can be possible by joining the circuit through a cell or a battery। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। इस डायग्राम में जो ये सर्किट है, उस सर्किट में ये एक बल्ब है ना, ये एक बल्ब है ना। जब इस सर्किट को, ये मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है, इसके दोनों एंड्स को एक सेल से, एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया गया। इस बैटरी का जो दोनों एंड है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर है, 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस पर है, मतलब इस बैटरी का फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही इस कंडक्टिंग वायर को दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे, ये एक क्लोज सर्किट हो जाएगा। नाउ इस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस पर आते ही ये जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, देखिए एरो बना हुआ है, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, देयर विल बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू दिस इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड जब तक वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रिक बल्ब को मिलता रहेगा, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। जैसे ही इस सर्किट को हम कट कर दिए, इस सर्किट को हम कट कर दिए, जैसे ही हम इस सर्किट को कट कर देंगे, इस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा, ये बुझ जाएगा। बात समझ में आ गया? वैसे ही ये जो आंसर है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई और हाउ देयर शुड बी अ हाउ वी कैन मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर। अगला टॉपिक जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा the next topic is डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी क्लोज सर्किट में कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो किस बेसिस पर होगा और कैसा होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये एक क्लोज सर्किट है, ये एक क्लोज सर्किट है जिसमें ये एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वायर है, ये तो कंडक्टर है। तो जैसे ही ये कंडक्टर
जैसे ही ये कंडक्टर इस बैटरी या सेल के, अगर एक होता है तो सेल कहते हैं, और एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसको बैटरी कहते हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे, है ना, तो ये एक बैटरी कहलाएगा, है ना, और ये जो है वो एक सेल कहलाएगा। तो सेल छोटा यूनिट होता है और नंबर ऑफ सेल मिलकर के एक बैटरी बनता है, ठीक है। तो एक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है ना। तो जैसे ही ये कंडक्टर, ये वायर, ये मेटल वायर इस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में आएगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि करंट जो है फ्लो तो कर रहा है? ये तो तय है कि जैसे ही उस कंडक्टर के दोनों एंड्स को इस बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, इस एंड को और दूसरे एंड को लाके इस बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये तो तय है कि इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि उस फ्लो ऑफ चार्ज का नेचर कैसा होता है, मतलब किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर फ्लो करता है? तो याद रखिएगा कि कोई भी बैटरी या सेल का दो टर्मिनल्स होता है ना। वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, एंड अनदर वन इज निगेटिव टर्मिनल। ये एक निगेटिव टर्मिनल है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जब किसी भी बैटरी में टर्मिनल्स के थ्रू, टर्मिनल्स के अक्रॉस एंड्स पर, across the ends of the terminals of the battery, when a conducting wire is connected, the current starts to flow inside the conductor. conducting wire जो मेटल होता है वायर के अंदर, उस मेटल के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। कब? जब उस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड्स को, हर एक कंडक्टिंग वायर का दो एंड होगा ना, दो एंड होगा, जैसे ही इस दोनों एंड को किसी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी या सेल के इन्फ्लुएंस में ला देंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये क्या है कि इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा, कोई भी बैटरी मतलब सीरीज ऑफ सेल, या कोई भी सेल, कोई बैटरी हो या सेल हो, उसका दो एंड्स होता है, दो टर्मिनल्स होता है। एक टर्मिनल को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और याद रखिएगा कि जैसे ही किसी बैटरी या सेल के इन्फ्लुएंस में किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स को ज्वाइन किया जाता है, तो जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। बात समझ आ गया? हमेशा ही पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है। जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की ओर जाएगा, ठीक है। अगर हम इस टर्मिनल्स को बदल दें, पॉजिटिव इसको कर दें, निगेटिव इसको कर दें, ये टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरफ कर दें, निगेटिव टर्मिनल को इस तरफ कर दें, तो ऐसा करने से क्या होगा? करंट अभी भी फ्लो करेगा, करंट अभी भी फ्लो करेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो अभी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है ना, घड़ी को देखिए, अभी क्लॉकवाइज है, ऐसे मूव कर रहा है ना। जैसे ही टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कब? जब इस टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे तब। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया हाउ अ करंट फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर and what is the direction of flow of current inside a conductor when any of the conductor is joined across the ends of a battery or a cell, ठीक है। So the next topic I will discuss is, so अब देखिए जो next topic which we are going to discuss is how the current flows in a wire। किसी conducting wire में
करंट कैसे फ्लो करता है ना, या फ्लो करने के दौरान कंडक्टिंग वायर में किस तरह का चेंजेस होता है ना। देखिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है। ये पहले डायग्राम में ये जो बॉक्स ऐसा बना हुआ है, इट इज जस्ट शोइंग अ सेक्शन ऑफ वायर, अ सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर और सेक्शन ऑफ मेटल, इन विच देखिए शुरुआत में जब इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था या इस कंडक्टिंग वायर को किसी फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में नहीं रखा गया था, तब इसका पोजीशन कैसा था। और जैसे ही इसी कंडक्टिंग वायर को किसी एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में कनेक्ट कर दिया गया, मतलब इस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड्स को एक सर्किट में जोड़ दिया गया, तो उसमें किस तरह का चेंज हुआ। देखिए अगर चेंज को देखें तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, हर एक मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो कंडक्टर क्या है, एक मेटल पीस है ना। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जो छोटा छोटा सर्कल ऐसा बना हुआ है, वो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को, है ना। तो जब ये कंडक्टर किसी अक्रॉस द एंड्स इस कंडक्टर को किसी सर्किट से नहीं जोड़ा गया है, तब इस कंडक्टर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका जो मोशन है वो देखिए एरो के हिसाब से जिगजैग मोशन है, मतलब दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, बट इनका मोशन जो है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, वो इन डिफरेंट डायरेक्शन में जिगजैग वे में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। जैसे ही इस कंडक्टिंग वायर को एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में उस कंडक्टर के पूरे दोनों एंड्स को एक सर्किट का पार्ट बना दिया गया, और इस कंडक्टर को एक सर्किट का पार्ट बनाकर एक पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में कनेक्ट कर दिया गया, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जिनका मोशन जिगजैग था पहले, वो जब पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में आया तो वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, देखिए सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस एंड से इस एंड की ओर सबका मोशन एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगा। उसको ऐसे समझिए, जब क्लासरूम में आपके टीचर्स नहीं होते हैं तो आपका पोजीशन कैसा रहता है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही क्लास में आपके टीचर एंटर करते हैं, आपको पढ़ाने लगते हैं, तो सबका पोजीशन अपने अपने बेंच पर डिफाइंड हो जाता है, एंड दे ऑल ऑफ यू लुक टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, है ना। जो क्लास में मौजूद ब्लैक बोर्ड होता है, सबका जो नज़र है वो एक दिशा में, एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मोशन जिगजैग है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स किसी पोटेंशियल डिफरेंस और किसी सर्किट का पार्ट हो जाता है, तो ये कंडक्टर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ द करंट फ्लोज इनसाइड अ वायर। किसी वायर या किसी कंडक्टर में, किसी वायर या किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन या मोशन कैसा होता है। देखिए जब कंडक्टर को किसी सर्किट का पार्ट बना दिया गया, तो जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो हमने क्या बताया है कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, मतलब कंडक्टर में जो है वो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का या सेल का ऐसा है तब। और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कंडक्टर का, वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन का, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। अगर मान लीजिए हम इस टर्मिनल को चेंज कर दें और टर्मिनल्स ऐसा कर दें, है ना, और टर्मिनल्स को चेंज कर दें, तो यही करंट का डायरेक्शन जो ऐसा है वो इस तरह का हो जाएगा, है ना, वो इस तरह का
हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इस तरफ फ्लो कर रहा था वो अब ऐसे फ्लो करने लगेगा, है ना। ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इससे इससे आपको कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन करंट के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है ना। अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन हाउ द करंट फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है? करंट हमेशा सोर्स ऑफ बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का फ्लो होता है। फ्लो का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ गया? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम। So the next topic that we are going to discuss is electric circuit and electrical symbols, है ना। What do you mean by electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में different electrical components, source of potential difference, current, conducting wire and different types of electrical devices को जब एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विथ कंडक्टिंग वायर विथ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब इन सब को एक डायग्राम में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, उसमें देखिए क्या क्या है। इसमें सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेल है, अगर एक से ज्यादा होता तो उसी को हम कहते हैं बैटरी। जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया है, बैटरी जब सेल एक से ज्यादा, 2 या 3 4 एक साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ होता है ना, इसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी। एंड दिस इज एन एग्जांपल, जब एक होता है ना, जब ये एक होता है तो इसको कहते हैं सेल। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या क्या है? एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है ना, एक स्विच है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बल्ब जोड़ा हुआ है, बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, एंड एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। इन सब को इस एक डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इसमें अलग अलग सिंबल्स, जो सेल के बारे में तो आप जानते हैं, बैटरी के बारे में जानते हैं, है ना। ये कंडक्टिंग वायर हो गया, ये जो एरो है वो फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का डायरेक्शन को बता रहा है ना। ये हो गया स्विच। अभी जिस कंडीशन में ये स्विच है, इस कंडीशन को कहते हैं जब ऐसे पोजीशन में स्विच होता है, तो इसको कहते हैं ओपन, ओपन स्विच। ठीक है, और यही स्विच जब सर्किट को कंप्लीट कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड स्विच, है ना। ऐसे कंडीशन में जब स्विच है, तो इस पोजीशन ऑफ स्विच को कहते हैं ओपन स्विच। और यही लीवर जब बंद हो जाता है, तो पूरे सर्किट में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को अलाउ कर दिया जाता है। इस अलाउ करने के पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है कि करंट को सर्किट में फ्लो करना है या नहीं करना है, इस करने के पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं स्विच, है ना। तो जब अगर हमको कंट्रोल करना है ऐसा कि हम चाहते हैं कि करंट फ्लो ना करे, करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो ना करे,
तब क्या करते हैं, तब इस स्विच को हम कहते हैं ओपन पोजीशन में रखते हैं, मतलब कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, है ना। ये देखिए दोनों टर्मिनल जो है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग होने की पोजीशन में क्या कर रहा है, ये ओपन स्विच है। तो ऐसे पोजीशन में जब स्विच है तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं ओपन स्विच। और जब हम चाहते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए तो इस लीवर को क्या करते हैं, इस लीवर को गिरा देते हैं, या ये कहिए कि सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। तब कहते हैं ऐसे पोजीशन में जब स्विच होता है तो कहते हैं क्लोज्ड स्विच। ठीक है, ये हो गया स्विच का। जो बल्ब है, बल्ब एक वो डिवाइस है जो लाइट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बल्ब हो, CFL हो, LED बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, ऐसे किसी भी डिवाइस को जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि ये जो डिवाइस है इसको कहते हैं ये बल्ब है ना। बल्ब क्या है, बल्ब ये इंडिकेशन देता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये स्विच ओपन मोड में रहेगा, मतलब खुला हुआ रहेगा और कट ऑफ रहेगा, तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करने लगेगा। जब करंट सर्किट में फ्लो करने लगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। ये शो कर रहा है, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, जो शो कर रहा है कि ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। एक थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, है ना। इस सिंबल से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक तरह का रेजिस्टेंस और होता है ना। रेजिस्टेंस कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को कंज्यूम कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, हम उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। एक तरह का रेजिस्टेंस और होता है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वो कुछ ऐसा होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो एरो बनाया हुआ है, हम ये जो रेजिस्टेंस का लेंथ है, ये जो रेजिस्टेंस का लेंथ है, हम इस लेंथ को अलग अलग क्वांटिटी में अगर इतना इस्तेमाल करेंगे तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इतना रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है तो ये एरो यहाँ से कट करके यहाँ पे चला आएगा। हम चाहते हैं कि पूरा रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करना है तो इसको कट करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो वो रेजिस्टेंस जिसमें क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जाए, वैसे रेजिस्टेंस को कहते हैं रियोस्टैट। ठीक है, इसको कहते हैं रियोस्टैट। ऐसे करके आपके बुक में पेज नंबर 9 पे फिगर जो 12 है, पेज नंबर 9 फिगर 12 पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं। आपका आज का होमवर्क जो है वो ये है, you have to draw different types of electrical symbols which is given in figure 12 of page number 9। ये आपका आज का होमवर्क है। ये मैंने इसलिए दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस में या फिर फिगर बना हुआ रहेगा, आपको उसका नाम लिखना होगा, या नाम लिखा रहेगा, आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिंबल के नाम के लिए आपको पर्टिकुलर सिंबल ड्रॉ करके बताना होता है ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सिंबल बनाया हुआ होगा तो सिंबल का नाम लिखना होगा, या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिंबल का नाम लिखा हुआ रहेगा, आपको सिंबल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर लिखा रहेगा रेजिस्टेंस, अब बोलेगा कि रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या होता है, तो सिंबल ये होता है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए सिंबल बनाया हुआ है, सिंबल बनाया हुआ है और बोलेगा इस सिंबल को किस चीज से, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे इसको ओपन स्विच, ओपन
स्विच। अगर यही सिंबल ये लीवर गिरा हुआ रहेगा तो बोलेंगे ये ओपन नहीं होके ये हो जाएगा क्लोज स्विच। ठीक है, तो आपके बुक में पेज नंबर 9 पे फिगर 12 में कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बना हुआ है, आप उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा। आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ आपके बुक में जहां पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म हो रहा है, वहां पर लास्ट में इलेक्ट्रिकल सिंबल के बाद सर्किट डायग्राम के बाद शॉर्ट क्वेश्चन है ना, और एमसीक्यू है। ठीक है, ये दोनों भी आपका आज का होमवर्क है। इस होमवर्क को कंप्लीट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उस क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर के साथ आप हमको सेंड कर दीजिएगा आपके क्लास के ग्रुप में। मैं कल का सेशन शुरू करने के पहले आपके डाउट्स को पहले क्लियर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे। कल का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में इस टॉपिक को, इस थ्योरम को हम कह सकते हैं इट इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कल टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। ये कल हम लोग शुरू करेंगे, ओम्स लॉ यहां से शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले, इसके पहले जितना भी सेशन हुआ है, इसमें जो भी चीज पढ़ाई की है, एक बार उन सारे वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तब कल के लिए इस टॉपिक के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को। इस टॉपिक को कल शुरू करेंगे और इस टॉपिक से का इम्पोर्टेंस ये है कि इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और थ्योरम का डेरिवेशन के साथ साथ इस टॉपिक पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। हम लोग उस न्यूमेरिकल पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है तो वो है ओम्स लॉ, जो कि हम लोग कल शुरू करेंगे। तो आप कम से कम इस टॉपिक को शुरू होने के पहले कुछ क्वांटिटी हमें अपना रिवीजन कर लीजिएगा, पहले के टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, खासकर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, और उसके अलावा और भी जो टॉपिक वगैरह है उन सबको डिस्कस कर लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ये सब जो भी चीज़ है, चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 1 एम्पियर करंट क्या होता है, इन सब का रिवीजन कर लीजिएगा। तब कल के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे और अपने डाउट्स को जो आज का होमवर्क दिए हैं, इस होमवर्क में आप उस होमवर्क को कंप्लीट करिएगा। जो डाउट्स होगा उसको पहले पूछ लीजिएगा, है ना, कल के सेशन के पहले। कल कम से कम 12 बजे तक अपना जो भी डाउट्स होगा, दिन के 12 बजे के पहले जो भी डाउट्स होगा वो डाउट सेंड कर दीजिएगा। हम पहले उस डाउट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।